validation of your business model. I will not touch anything beyond this. Though I have, but I will not touch. मैंने और कुछ सोच के आया था, लेकिन मुझे बताया गया कि आप लोगों का ही सेशन है, तो फिर मैंने चेंज किया मेरा कंटेंट. ओके, मुझे थोड़ा हेल्प करो. ये यू नो हिंदी इज फाइन, राइट? यस सर. सो ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? जापानीज. हाँ, एक एक तो बोलो. जापानीज कौन बोला जापानीज? और बताओ, और थोड़ा अटेम्प्ट करो. हाँ? मैंड्रिन. और बताओ, कुछ तो करो. बहुत सारे जापानीज और बहुत सारे कंट्री है. चाइनीज भी है और कोरियन भी है, लेकिन ये है चाइनीज. ये ना जापानीज थोड़ा सा बहुत ज्यादा और होता है, कोरियन थोड़ा क्लीन होता है. ठीक है ना? चाइनीज इन दोनों के बीच के अंदर है. तो ये चाइनीज में ये क्या, मैं बता देता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है. ये जो दो वर्ड देखा ना, टू कैरेक्टर्स, एक्चुअली दैट मीनिंग ऑफ दैट टू कैरेक्टर इज कॉल्ड क्राइसिस. इंग्लिश में हम क्राइसिस कहते हैं. इफ यू गो एंड आस्क एनी चाइनीज पीपल, दे विल ओनली राइट इन दिस टू कैरेक्टर्स. और सबसे इंटरेस्टिंग ये है, जो पहला कैरेक्टर है क्राइसिस लिखने के लिए जो दो कैरेक्टर यूज करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर का मीनिंग होता है डेंजर. मतलब अगर तुम उसको पूछोगे डेंजर का लिखो, they will only just write only one, that is danger. And if you ask them write in Chinese about opportunity, they will write the second character. और ये डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी को अगर तुम मिलाओगे तो चाइनीज में उनको कहते हैं क्राइसिस. देखो कितना ब्यूटीफुल है. इसका मतलब क्राइसिस का मतलब उसके अंदर डेंजर कंपोनेंट भी है, अपॉर्चुनिटी कंपोनेंट भी है. ठीक है ना? ये डिपेंड करता है हमारा ऊपर, हम डेंजर कंपोनेंट को देख के झुक जाए या फिर अपॉर्चुनिटी कंपोनेंट को देख के आगे बढ़े. समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्राइसिस का टाइम पे हम कौन सा साइड को हम किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है. साउंड कम ज्यादा नहीं चाहिए. हाँ, वो नजरिया जो है वो डिपेंड करता है. बट इसका क्या मीनिंग है समझ गया ना? दैट्स व्हाई चाइनीज पीपल आर क्वाइट अपॉर्चुनिस्टिक, क्योंकि उनका लैंग्वेज में, कल्चर में. ठीक है ना? अगर आप देखोगे मैक्सिमम रिवोल्यूशन, मैक्सिमम चाइनीज में, चाइना में मैक्सिमम रिवोल्यूशन, स्पीडी रिवोल्यूशन, क्योंकि वो क्राइसिस के साथ रहना और क्राइसिस के साथ उभरना उनका कल्चर में. हम लोग क्राइसिस के साथ जनरली उसका डेंजर के साथ हम लोग चले जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं. लेकिन ये ऐसा है, जस्ट टू डिफाइन, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम लोग नहीं, हम लोग के पास है, लेकिन ऐसा है चाइना में. चाइनीज का क्राइसिस का मतलब ये है. ठीक है? ये कौन है? सबको पता है. ठीक है ना? वो क्या दिए थे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. पता है ना? और रिलेटिविटी को समझने के लिए वो कब दिए थे, कौन सी ईयर में दिए पता है? 1916 में. 1916 में दिए. ब्लैक होल कॉन्सेप्ट पता है आपको? ब्लैक होल सुने आप? व्हाइट होल सुने आप? किसने सुना व्हाइट होल? हाँ. तो ब्लैक होल आया कौन सा साल में कॉन्सेप्ट? 1967 उस टाइम आया. और व्हाइट होल कॉन्सेप्ट कब आया? तो ब्लैक होल जैसा व्हाइट होल भी एग्जिस्ट होता है. लेकिन ये ब्लैक होल और व्हाइट होल कहां से आया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया. किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था. देखो ऐसा है कि आइंस्टाइन ने खुद रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए कौन से साल में? 1916 में.
नेक्स्ट 50 इयर्स तक वो बोल रहे ही वाज बिग डिफेंडर ऑफ ब्लैक होल, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो बोले नहीं ब्लैक होल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। 1967 उनका डेथ के बाद ब्लैक होल कॉन्सेप्ट आया और वो प्रूव हुआ कि ब्लैक होल एग्जिस्ट है। और वो एक इजी वे में समझा देते हैं रिलेटिविटी क्या है, जो टाइम वेरीज होता है ना, टाइम वेरीज विद, तो वो व्हेन यू आर working a nice girl an hour seems like a second, replace with boys or girls जो भी है। लेकिन अगर आप similarly if you will when you sit on a red hot cinder a second seems like an hour, same 1 घंटे का टाइम आप कैसे फील करते हो, वही होता है रिलेटिविटी। ये देने वाला बंदा अगले 60 साल तक ब्लैक होल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कुछ चीज होता है हम लोग एग्जिस्टिंग होते हुए भी हम उसको एक्सेप्ट करते नहीं है बाद में, लेकिन कुछ हमारा थ्योरी जो है वो हम अटेम्प्ट तो करते हैं लेकिन सक्सेस उस हिसाब से आता नहीं है, लेकिन आने के लिए टाइम लगता है। तो आगे में ऐसे ही कुछ एक कोट मैंने लिखा है, एनीवन हु हैज नेवर मेड ए मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये उनका ही था, जब वो ये सारी चीज प्रूव होने लगा देन ही गेव दिस कोट। इसका मतलब वो एक्सेप्ट किए उनका मिस्टेक्स को बाद में, और वो कह रहे हैं कि अगर इफ समबडी इज ट्राइंग समथिंग न्यू, इसका मतलब मिस्टेक जरूरी है और मिस्टेक होना चाहिए। आप मिस्टेक लिखो या फेलियर लिखो, लेकिन मिस्टेक्स एंड फेलियर्स आर इनएविटेबल फॉर एनीथिंग यू आर अटेम्प्टिंग न्यू, एंड जस्ट रिप्लेस दिस न्यू विद इनोवेशन। इसका मतलब अगर आप इनोवेटिव करना चाहते हो, अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो फेलियर आएगा ही आएगा, जरूर आएगा फेलियर। विदाउट फेलियर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज तक कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है ही नहीं, कोई स्टार्टअप फाउंडर ऐसा है ही नहीं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप खुद को पूछो ना, आप आज यहाँ पे हो, जिस स्टेज में हो, जिस इनोवेशन साथ आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, वो क्या आपका पहला इनोवेशन था क्या? कितने का पहला इनोवेशन बताओ जो आप वहां पे जाके स्टॉल लगे? कभी हो ही नहीं सकता। उससे पहले आपने 3-4 और कुछ करके अटेम्प्ट करके अगर छोड़ छाड़ के इतना लेवल में आए होंगे। चाहे उस कोई भी फाउंडर हो, चाहे स्टार्टअप मार्क जुकरबर्ग हो या कोई भी, आप टेक एनी स्टार्टअप फाउंडर, फर्स्ट अटेम्प्ट में होता ही नहीं है। एंड उससे पहले जितना हुआ था सब तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ होगा, मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ होगा। इसलिए हमारे दिमाग में एक डर देना है कि स्टार्टअप मीन्स वी हैव टू गो थ्रू सीरीज ऑफ फेलियर्स and how to celebrate that failure, how to learn from that each failed attempt is going to make you one step towards success. ये चीज दिमाग में डाल देना। वो जमाना गया जहां पे फेलियर को हम लोग एक्सप्रेस करने में डरते थे कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। दूसरा फील्ड में ये लागू हो सकता है, बट स्टार्टअप फील्ड में ये लागू नहीं हो सकता। The more and more you will fail, the more and more stronger way you will come out, and the better success you will get. ये दिमाग में डाल दीजिए। वो वक्त गया। बिजनेसमैन में शायद वो हो सकता है, लेकिन स्टार्टअप इनोवेशन में यही होता है कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट करना पड़ेगा होगा, और यही एक्सेप्टेबल है और यही इसका नेचुरल फिनोमेनन। क्रिएटिविटी इज कंटाजियस। जस्ट पास ऑन। एक करेगा तो
हम उसको बेनिफिशियल वायरस कहते हैं। एक पर्सन आपका क्लास में कुछ नया करेगा, उसको देख के पांच बंदे निकलेंगे कुछ करने के लिए। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही होगा कि आप कंटाजियस वायरस बनो, बेनिफिशियल वायरस बनो, दूसरों को कंटामिनेट करते रहो विथ योर क्रिएटिविटी, विथ योर इनोवेशन। समझ रहे हो? जब तक आप पर्पस सर्व कर रहे हो, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। The mind, once stressed by a new idea, never returns to its original dimensions. एक बार आपका दिमाग, जब तक आप कंफर्टेबल जोन में हो, आप एक्सेप्ट करोगे ही नहीं दूसरा चीज को, लेकिन एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर पीछे वाला पोर्शन आपको कभी नहीं आ पाओगे। तो यही बेनिफिट है इनोवेटर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना। और एक बार आपका दिमाग, if you will make it open, if you accept that, if you once convinced that you want to innovate, you want to solve problems, you want to create business opportunities, you want to create jobs, you want to make a better lifestyle through wealth generation, then I think nobody will stop you. Nobody will stop you. चलो ये तो हो गया छोटा मोटा मोटिवेशंस का। Let's come to our business model. Okay, before that, let me tell you some innovation metrics, because actually understanding this innovation metrics is very very important. आप लोग सुने हो रेडिकल इनोवेशन? Nobody? इनोवेशन मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, नहीं तो फिर आप गलत रास्ते में इधर उधर भटक जाओगे। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, ये समझाने के बाद देन आई विल गेट इनटू बिजनेस मॉडल, ठीक है ना। इनोवेशन, मान के चलो मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, आई एज्यूम दिस इज एन इनोवेशन, ठीक है ना। आप कोई सर्विस इनोवेशन दे रहा है, कोई प्रोडक्ट इनोवेशन दे रहा है, कोई प्रोसेस इनोवेशन दे रहा है। मैं आज प्रोडक्ट इनोवेशन की बात कर रहा हूं। मेरा हाथ में एक प्रोडक्ट है, ये क्या प्रोडक्ट है? एक रिमोट है, स्लाइड चेंजर रिमोट, ठीक है। मान के चलो इसके अंदर कुछ ऐसा कंपोनेंट भी है जो वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाए इसमें, ठीक है। ऐसा मान के ऐसा बहुत सारे फीचर्स है जो आज तक मार्केट में नहीं है, इसलिए मैं इसको क्लेम कर रहा हूँ इट इज मोस्ट इनोवेटिव। एज्यूम कर लिए इट इज मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट आया। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने एक डिजाइन किया, जो हाथ में रह सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इतने सारे फीचर्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, देन स्लाइड भी चेंज कर सकता है, देन सो मेनी थिंग्स, राइट, जो कि मार्केट में ऐसा है नहीं। तो ये इसको मैं इधर एज रेडिकल इनोवेशन कह सकता हूं या फिर इंक्रीमेंटल इनोवेशन कह सकता हूं। दो कैटेगरी में इसको मैं फॉलो कर सकता हूं, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल इनोवेशन तभी कहूंगा कि ऑलरेडी ऐसा मार्केट में एक था, मैंने उसके ऊपर एड ऑन और 2-3 फीचर ऐड करके एक प्रोडक्ट लेकर आ गया, मतलब इंक्रीमेंटली मैंने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन। अगर इस टाइप पे आएगा ये रेडिकल इनोवेशन तभी कहूंगा अगर कुछ चीज दुनिया में था नहीं, मैंने रिसर्च किया और फर्स्ट टाइम, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मैंने इसको लेकर आया, उससे पहले कभी ऐसा था ही नहीं। इसको कहते हैं रेडिकल इनोवेशन। तो इंक्रीमेंटल और रेडिकल इनोवेशन ये प्रोडक्ट के साथ उसका फ्यूचर इसका साथ एसोसिएट हो गया। अब इसको साइड में रख दो। दूसरा टाइप का इनोवेशन क्या है? डिसरप्टिव इनोवेशन एंड सस्टेनिंग इनोवेशन। ये डिसरप्टिव इनोवेशन एंड सस्टेनिंग इनोवेशन समझने के लिए थोड़ा सा आपको अभी प्रोडक्ट इनोवेशन को लाना पड़ेगा। अभी अचीव करो ये रेडिकल भी हो सकता है, ये इंक्रीमेंटल भी हो सकता है। अभी मैं क्या करूंगा एज ए कंपनी, मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट को छोड़ूंगा, ठीक है। अभी जब मैंने मार्केट छोड़ दिया, अभी मार्केट में कस्टमर्स विल कम एंड परचेस, कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। अगर रेडिकल है तो कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, अगर इंक्रीमेंटल है जरूर कॉम्पिटिटर्स होंगे। समझ में आ रहा है ना। जब ये मार्केट में आया, मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के बाद
अगर ये प्रोडक्ट के चलते दूसरे कंपटीटर्स का बिजनेस गुल हो गया, मतलब उनका बिजनेस कंप्लीटली गायब हो गया, या फिर वो कंप्लीटली डिसरप्ट हो गए, उनका बिजनेस जैसे जियो आने के बाद दूसरे कंपनी डिसरप्ट हो गए, या फिर ऐसे कुछ बिजनेस आने के बाद अगर अदर कंपटीटर्स विल गेट आउट ऑफ द बिजनेस और दे आर बाउंड टू चेंज देयर बिजनेस, उसको हम कहते हैं डिसरप्टिव। इसका मतलब आपका इनोवेशन कैन बी इंक्रीमेंटल और रेडिकल, बट व्हेन इट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, what type of changes it is creating in the market? Is it a disruption or sustaining? That will tell you is it disruptive innovation or not. That means here the product with a business model strategy we decide. It is called disruptive. Sustaining क्या है? आप इंट्रोड्यूस करने के बाद कोई रेडिकल हो या फिर इंक्रीमेंटल हो, आप भी बिजनेस कर रहे हो, दूसरे भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में वही बिजनेस कर रहे हैं, सब आपने सस्टेनिंग कर, सब आपने अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस केस में हम कहते हैं सस्टेनिंग। जैसे ऑनलाइन ओला उबर आया, फिजिकली जो भी रेंटल सर्विस दे रहे थे वो भी सस्टेन कर रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, ओला उबर भी चल रहा है, सो ओला उबर इज अ सस्टेनिंग बिजनेस फॉर एग्जांपल। तो ये अगर हम चारों कैटेगरी को अगर हम उसको थोड़ा मैट्रिक्स में लगा दे, एक्स एक्सिस में लगा दे आपका डिसरप्टिव एंड सस्टेनिंग, वाई एक्सिस में लगा दे आपका इंक्रीमेंटल एंड रेडिकल, तो ये चार क्वाड्रेंट बन रहा है, चार क्वाड्रेंट बन रहा है। जो टॉप जो बॉटम का जो लेफ्ट हैंड का जो क्वाड्रेंट है उसको कहते हैं इंक्रीमेंटली सस्टेनिंग। इंक्रीमेंटली सस्टेनिंग मींस you have an innovation which is incremental and after introducing the market it is sustaining. You are doing business, others are doing business. Around 80% of startups are falling under this category. 80% of startups वर्ल्ड में जितने स्टार्टअप है 80% स्टार्टअप इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो इंक्रीमेंटली कर रहे हैं और जो बिजनेस में आते हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे बिजनेस कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? कोई डाउट है? समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है ना? जो ऊपर जो आ रहा है क्वाड्रेंट टॉप लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड रेडिकली सस्टेनिंग। दैट मींस आपने मेहनत करके तो रेडिकली तो बनाया, लेकिन मार्केट में आने के बाद कुछ ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर पाए, सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है? वो अराउंड 25% स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये ना नीचे वाला 70% होगा, ऊपर 25% आ रहे हैं। नेक्स्ट तो लास्ट में जो आपका बॉटम राइट पोर्शन है वो है अराउंड इंक्रीमेंटली डिसरप्टिव, मतलब कर रहे हैं इंक्रीमेंटली लेकिन मार्केट में आप डिसरप्ट कर रहे हैं। मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल्स कोई ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, वो सेम कॉमन प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत डेवलप करके करते हैं, लेकिन इट डिसरप्ट द मार्केट। वो भी अराउंड 20-30%, 20 से 25% के हिसाब से वो भी आते हैं। जो टॉप कर्नर होता है ना आपका रेडिकली डिसरप्टिव, आपने रेडिकली भी किया, मार्केट में डिसरप्ट भी किया। स्पेसएक्स कंपनी जैसे होते हैं वो आते हैं इस कैटेगरी में, एप्पल जैसे कंपनी आते हैं। हार्डली वर्ल्ड में 1 से 2% स्टार्टअप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये होल मैट्रिक्स बताने का मतलब ये है, आप खुद पहले सोचो कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और किस क्वाड्रेंट को आपको मूव करना चाहिए विद टाइम एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। आप अगर इसमें रहेंगे आप तो सर्वाइव तो करोगे, रहोगे मार्केट में, लेकिन यू विल नॉट नेदर गेट अ मच इंपैक्ट नॉर स्टे फॉर लॉन्ग। थोड़ा बहुत बिजनेस करोगे, वो आइडियली नहीं है। अगर आपको अच्छा करना है तो यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस क्वाड्रेंट और दिस क्वाड्रेंट और दिस क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट और also your aspirations, your goal, you have to set a bigger goal. So if you know this quadrant, you can set a bigger goal. You can say that next 10 years I should start from here, no doubt today, but I will move to this quadrant next 5 years, or I will move to that quadrant after 10 years, because moving from this level to other quadrants need lots of money, resources, investment, R&D, expertise, all kind of things. Okay? But you can set a bigger goal. You can set a goal. You can see bigger picture, right? समझ में आया सबको?
ओके, अभी देखिए, अभी बात करेंगे आपका जो एग्जिस्टिंग आइडिया है, जो करंट आइडिया है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज द बेस्ट आइडिया ऑफ द बेस्ट इनोवेशन दैट विल डेफिनेटली हिट द मार्केट? कितने लोगों के अंदर ये दिमाग में ये लाइन है कि माई इनोवेशन इज द बेस्ट एंड इट डेफिनेटली टू बी हिट इन द मार्केट? और कौन है? और कौन है? 3, 4, 5 हुए. और इसको वैलिडेट कैसे करें? ये एक्चुअली थिंकेबल होगा, ये अच्छा आइडिया है, ये कैसे इसको वैलिडेट करें? इसका एक थंब रूल है. ये थंब रूल है. थंब रूल क्या कहता है कि एक आइडिया, वन आइडिया इज ग्रेट और नॉट, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, हाउ यू आर गोइंग टू असेस इट. मान के चलो आपके पास 5 आइडियाज हैं, कौन सा आइडिया को परस्यू करना चाहिए, कौन सा आइडिया को ड्रॉप करना चाहिए, कौन सा आइडिया को बाद में परस्यू करना चाहिए, या आपके पास एक्जिस्टिंग आइडिया इनोवेशन हो कितना वर्थ परस्यूइंग इट, इसको एसेस करने के लिए एक थंब रूल है. थंब रूल क्या कहता है कि थंब रूल ये कहता है कि आप उसका पोटेंशियल, उस इनोवेशन आइडिया का पोटेंशियल, बिजनेस पोटेंशियल या वैल्यू को मेजर करने के लिए फर्स्ट यू आस्क कि आपका सॉल्यूशन, आपका आइडिया इज एड्रेसिंग द प्रॉब्लम और नॉट, प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर और नॉट. फर्स्ट क्वेश्चन. The innovation, the solution you are proposing is addressing the problem of customers or not. If answer is yes, then ask another question. Who is that customer? Who is that customer or the target customer? Define the size. What is the size? Today somebody has displayed Samsung. I don't know who. You? This is the one way of understanding the target customer, quantifying the customer. And this has to be done at the idea level without spending single penny on that. At the idea level without spending penny on that. You should know for whom you are serving. Is it real problem or not? What is the size of the target customer? Okay? This is the first. And through research, through desktop, through interaction, you should come to a certain number. Tentative number, मैं नहीं कह रहा हूँ exact होना चाहिए, tentative number आना चाहिए. ठीक है? If you have 5 ideas, then 5 ideas का number आ जाना चाहिए. Then the next is that assume करो कि आपका solution मार्केट में आया. Now customer इसको परचेज करेगा, तो is it going to be a one time purchase or it is going to be repeated purchase? ये क्वेश्चन जरूर पूछना. If it is only one time purchase, तो एक बार खरीदने के बाद आपका कस्टमर गायब हो गया, कस्टमर जीरो हो गया. So you have to think, you have to ask yourself, is it going to the frequency? Is that solution to be purchased by multiple times or only one time? Even if it is one time, then what the other ancillary services is going to be provided? ठीक है? This is second question. You will get answer for that, and you can give certain numeric value 1 to 9 or 10. Then the third question is that willingness to pay. If you are saying this product is going to be sell at the price of X, is that customer is ready to pay that much amount or not? That means what kind of value you are providing with that product or service so that somebody will purchase it. So willingness to pay is very, very important. If you will create something will not purchase, then there is no meaning of it. Okay? Then the fourth one, if it is not a first of its kind, if there are already some kind of solutions that exist in the market, then how your product is better than the competitors?
When you start working on any idea or any business idea, two things go parallel. Two things. But generally we ignore the other aspect, other side. So कौन सा वाला हम ignore करते हैं? Team formation. Majority of ideas starts with one person. Majority of ideas. But we only focus on working on idea and trying to develop innovation, then further business. But we ignore team formation. From single person with rudimentary idea stage to validation, then innovation, then validation, then startup, then business model, then company formation, that will follow. But simultaneously, the team formation starting from one member, then group of people or having members in the team, having similar interest, thought process, then going to the top phase of life where so many conflicts, so many, I will say, different opinion, right? Then fighting each other, then struggling for revenue not coming, pressure from family, leaving the group, another new person will join. So this process will continue. So who stay during this odd time, difficult time, and you come up with a better innovation or the like product, they will be the founding member. And how you build from one person team to a multi-skilled, complementary skills and your expertise, that is again a challenge. But exactly it also goes through the phase of founder team formation, team commitment validation, then starting your first startup as a founder and co-founder. It's equally important and ये होना भी जरूरी है and इसका भी प्रोसेस है. मैं यहाँ पे सारी चीज बताऊंगा नहीं, but I'm saying this part also you have to focus on and you have to start working on it. If you ignore, then again you are going with lots of limitations and restrictions, which will again आपका ग्रोथ में bottlenecks create करेगा. Now, अभी तो हमने बस आइडिया लेवल में देखा. अभी हमें एक ग्राफ भी समझना है. इसको हम कहते हैं वैली ऑफ डेथ. कितने को समझ में आता है वैली ऑफ डेथ की? सुने हो आप नाम? वैली ऑफ डेथ. वैली ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है? गड्ढा है, जाओगे तो मरोगे, ठीक है ना? आपको जाओगे तो जाओगे, आप गड्ढा तो जाना ही जाना है, लेकिन वो if you have to go through that valley and you have to come up. Every business has this valley. ये आप दिमाग में लगा लो. छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कुछ भी बिजनेस है, every business, every startup, business means every innovative startup has this valley. किसका वैली थोड़ा सा कम होता है, किसका वैली थोड़ा लंबा होता है, किसका वैली थोड़ा छोटा ये होता है, लेकिन वैली तो रहना ही रहना है. तो ये क्या कहता है, वैली ऑफ डेथ क्या कहता है? स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू फर्स्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट is very much easy. You can do it on your own with a single person. And during that time also you will get lots of claps, lots of appreciations, false appreciations. And also you will get small amount of fund from your house, from your parents, from your teacher, from your institute. Even you can put that amount from your own pocket. बहुत कम छोटा सा amount खर्चा आता है. That's why you will see that first growth. Starting from idea to that level is easy. You can go. But the moment you have one prototype, large scale prototype, then to the first appearance in the market with full-fledged product ready for sale, that phase is called valley of death. During this period, you have to undertake lots of technological changes, improvisation, market research, investment, fund arrangement, seed fund, everything. That will actually the called trough phase, the down phase, and you have to drive through that.
80% of startups, they give up in this stage only. 80% of startups, they give up in this value of death stage only. If your innovation or startup is in the biotech sector, that is drugs and biotech sector, then generally your period of value of death is 5 years. But in case of IT, it is hardly 1 to 2 years. So it varies with sector. Value of death, the time, period and the height, everything changes the sector. Lekin every startup, every business, every innovation has this value of death period. So how you will survive through that, what planning, what strategy, how you are going to utilize the resources, that will decide. But the moment you will come off with at least a product ready for customers to purchase, then this value of death is not going to bother you. Then the actual growth, actual business path will start, where you will enjoy working, because you will start generating revenue. You will start generating revenue. That means inflow of money will be there. But you have to keep on working to innovate further, so that you will stay in the business. So that kind of challenge is different than this kind of challenge. Here you have to come up with the first product where you will start generating revenue. Are you getting my point? That is called value of death. So keep this in mind. How you will do it? How you will make sure it? So we call it as design thinking. Okay? The design thinking says that your solution should be in the region of problem of market, or problem of the society, or problem of a group of people, or a problem of a mass, not of individual. If I will only develop a solution that is problem faced by you, then you are the only customer who can purchase my product. But if I will develop a solution for the problem faced by all of you, then you all will be my customer. That means my problem should be common, maybe specific to a particular group, like a particular target segment, but should not be to individual. You got the point? That is the starting point of design thinking. Where we have to do, first we have to decide which target customer, or which is the people for whom I am going to work. Consider if I am from media, definitely I will start working on entertainment sector. If I am into the electronic, then I will think about the electronic sector. So here you have to identify the sector. Here you have to identify the area. Maybe geography हो सकता है, age group भी हो सकता है, sector specific हो सकता है, but it depends on you where your interest lies. You have to first decide the sector or the target group for whom you are interested to prescribe your solution. Then, with open mind, go and interact with these people. Try to understand what are the related problems they are facing. Don't go with pre-mindset that I will only solve this problem. You identify the target customer, you identify the target segment with whom you are interested or you are likely to work with them. Then go and interact with them. Try to understand all the related problems. Then come to the discussion table. If you are alone, then discuss on your own or take the expert advice, or if you are in a team, then discuss. Then prioritize which problem actually you can solve. Then remove all the unrelated problems. Then focus on that only one or two problems. Then come up with alternative solution for each problem. Consider you select only two problems where you have interest related to that particular target customer, target segment. Then
with your team, find out the solution, 1, 2, 3 solution for each problem. Then again go back to the target community, say that this is the problem, this is the solution I have developed, are you liking it? He will tell you he or she is liking that solution or not. If they will say yes, this problem solution is actually going to help me, you have crossed the first level. Again you come back, again discuss with your team, further develop the proof of concept of that. Proof of concept, how this solution is going to develop. Proof of concept. And again you go back and tell the customer that this is the way you want to solve. Previously you have only mentioned this is the solution, but this time you will tell that how you are going to solve the steps. Again take the validation of that. Come back, develop the product, prototype, go back again to the customer, tell that this is the product I have developed, with these features I'm going to include. Is it going to help you? If you will say yes, or if you will give some changes, again come back, changes, this iterative process has to continue till your product is ready for market launch. This process is called design thinking. Okay? And in the whole process, just makes your, these are milestones. In the whole design thinking, these are milestones. So there are three, the fit means matching. You have to achieve 3 fits. The first fit is called problem solution fit. The problem solution fit says that what the problem you identified, what the solution you are prescribing, it's a better match. It's called problem solution fit. Once you develop the innovation, the product, everything, then you have to see that what the product you developed, what customer wants to see, there is a better match. Then the next fit is what the solution you developed and the way you want to deliver, channelize, deliver to the customer, the channel is best fit. This is 3-level fit. First fit is problem solution fit, idea level. Product market fit, that is called at the innovation level, the product level. Then at the business level, the business model you are going to deploy to take this product to the customer doorstep, how it is going to work, this is called business model fit. So these 3 feet you have to achieve. If you are ensuring these 3 feet are getting achieved, that means 80% chances is that you will not get, you will success, or you definitely you will progress in your startup with lots of success. But these 3 feet has to be achieved, has to be developed. Now, I will come to the business model. बिजनेस मॉडल कैनवास, ये बहुत इंपोर्टेंट है. अगले 2 से 3 मिनट, अभी मुझे कितना वक्त है? 5 मिनट है. 5 मिनट में कवर करूंगा, देन माय सेशन विल ओवर. बिजनेस मॉडल कैनवास, अगर आप एक फॉर्मेट देखोगे तो ऐसे दिखने वाला है. बिजनेस मॉडल कैनवास होता है, एक टूल होता है, एक पेज का टूल होता है, जहां पे आपको सारे चीज जो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को व्यू करने के लिए, बिजनेस पर्सपेक्टिव देखने के लिए जो चीज चाहिए आपको एक पेज में डालना है. इसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल कैनवास. इसमें कितने कंपोनेंट्स है? 9 कंपोनेंट्स है. शायद दिख नहीं रहा होगा 9 बट देयर आर 9 कंपोनेंट्स. ओके, ये 9 कंपोनेंट्स ऑर्डर में नहीं है. अगर आपको लगता होगा कि मैं यहां शुरू करूं यहां पे खत्म करूं, ऐसे नहीं है. प्लीज ये बताने वाला हूं कि बिजनेस मॉडल कैनवास में जो 9 कंपोनेंट्स है, 9 बॉक्सेस आप दिख रहे हैं, जो नंबरिंग किया गया है, ये जो बॉक्सेस वगैरह है, की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज, ये स्टार्टिंग तो हो रहा है की एक्टिविटीज यहां से खत्म हो रहा है यहां पे रेवेन्यू स्ट्रीम्स, लेकिन ये सारे ऑर्डर में नहीं है. आपको बिजनेस मॉडल कैनवास जब शुरू करोगे, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स एंड द नंबरिंग होता है, ये होता है.
एक नंबर वहां शुरू होता है, ठीक है। और एक नंबर क्या है? यस, हमने वही डिस्कस किया ना अभी, कस्टमर सेगमेंट शुरू होता है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं? पैसा शुरू करते हैं। समझ रहे हो ना कहां पे डिफरेंस है हमारा थॉट प्रोसेस में? कस्टमर सेगमेंट से शुरू होता है। सेकंड क्या है? वैल्यू प्रोपोजिशन। क्या होता है वैल्यू प्रोपोजिशन? मतलब हम क्या ऑफर करने वाले हैं, हम क्या ऑफर किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। पहले कस्टमर सेगमेंट समझे, उनका प्रॉब्लम को समझे, हमने आके सॉल्यूशन डेवलप किया और हमारा सॉल्यूशन में क्या बेनिफिट्स है वो सेकंड है। थर्ड क्या है? चैनल्स। मतलब हम बिजनेस मॉडल फिट में क्या होता है, हम किस आधार पे उसको द वे वी विल डिलीवर इट द सर्विसेज। फोर्थ क्या है? रिलेशनशिप। आपने सर्विस दिया तो सर्विस का फीडबैक लेना है, तो सर्विसेज आपने लिया, ठीक है ना। कस्टमर रिलेशनशिप, वी विल मेंटेन दैट कस्टमर रिलेशनशिप। देन फिफ्थ क्या है? अभी जाएगा आया पैसा, वो भी कौन सा पैसा? आने वाला पैसा, जाने वाला नहीं। हम लोग माइंड में क्या था? बिजनेस मतलब जाने वाला पैसा, हम कितना रुपया खर्चा करने वाले हैं। बट अभी क्या आया? आने वाला, मैं कहां से पैसा ला सकता हूं, फ्रॉम वेयर आई विल गेट द मनी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। देन सिक्स्थ क्या है? की एक्टिविटीज। ये अगर मेरा प्रोडक्ट है, इफ दिस इज द कस्टमर एंड दिस द वे आई विल डिलीवर एंड दीज आर द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, then what kind of activities I have to implement, I have to undertake. Then seventh one is key resources. So to deliver these activities, from where I will mobilize the resources, ठीक है। Then key partners, because I can't have all resources, so I have to depend on outsiders. Certain things I have, certain things I don't have, so I have to depend on outsiders. So with whom I am going to partner? Then बताओ, लाउडली बताओ, ये तो थोड़ा बताओ। कॉस्ट स्ट्रक्चर। अभी आता है काम कि हम कितना खर्चा आएगा। ये है बिजनेस मॉडल का स्टेप्स, बिजनेस मॉडल कैनवास बनाने का टिप्स। अभी मैं आपको एक दिखाता हूं। यही था, मैंने बताया था ना कस्टमर का। यस। आइडेंटिफाई who is your value proposition target, then it will come to value proposition, then it will come to the how you believe, that is then how you deliver your value proposition, then customer relationship, then revenue status, then key activities, then key resources, then key partner, then cost structure. ये है एक एग्जांपल स्काइपी का, बहुत इजी है, बहुत क्लैरिटी के साथ है। कस्टमर सेगमेंट क्या लिखा है? स्काइप लिखा है। फ्री यूजर्स, नेक्स्ट यूजर हु वांट्स टू कॉल कॉल्स, यही दो ही सर्विस देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उनका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? फ्री इंटरनेट एंड वीडियो कॉलिंग एंड चीप कॉल्स टू फोन्स, पेड सर्विस भी है और आपका ये है। देन आपका आ जाएगा चैनल्स, skype.com से देते हैं। देन उनका कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है ना, सेल्फ सर्विस वगैरह है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड यू विल गेट द आंसर। देन रेवेन्यू सिस्टम क्या है? प्रीपेड कॉल्स भी है, फ्री कॉल्स भी है, देन हार्डवेयर भी सेल्स करते हैं। देन कम्स द योर की एक्टिविटीज, दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर, they have developed the whole software. And what are the key resources? They need software developers, they need software to develop that software platform. Then key partners, payment providers, that all kind of payments, they have the payment providers, they have the telecom partners. And what is the cost structure? Software development cost and yes, software development cost. So this is the one example, small and very easy example of Skype, how to prepare the business model canvas. You can attempt, आपका तो कर ही सकते हो अभी। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये है आपका उबर का, ये है उबर का, ये है आपका स्पॉटिफाई, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना होगा आपका इनोवेशन का एक बिजनेस मॉडल कैनवास। इजी है ना।
इजी है ना? रेफरेंस ये सब मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लेना, ठीक है? और मुझे लगता है यहाँ से मुझे बंद करना पड़ेगा। यस, दिस इज ऑल अबाउट माय सेशन। इसका प्रॉब्लम, इसको समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं एक दो क्वेश्चन ले सकता हूँ। क्लैरिटी है? थोड़ा बहुत आप समझ में आया, 100% नहीं आया लेकिन 30-40% क्लैरिटी तो आया ना? हाँ? आप आपका इनोवेशन के ऊपर अभी हारना मत, डोंट गिव अप, कोशिश करते रहो जब तक आपका बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। छोटा मोटा नुकसान, टाइम, यार टाइम का नुकसान, डोंट कॉल इट टाइम इज द वेस्ट ऑफ, यू आर लर्निंग फ्रॉम, इवन फ्रॉम दैट वेस्टिंग ऑफ टाइम, यू आर लर्निंग, राइट? You are in the very early stage and you are in your like academic of study, so nothing to lose. Then if you are spending more time on doing something and even though you are not getting some substantial result, don't get frustrated, don't get disappointed. कोशिश रखो। मैं भी अगर ये जॉब लाइफ में होगा तो बाद में वहाँ कुछ सोच सकते हो, बट अभी तो ऐसा सोचना नहीं है। अभी सोचो यू आर इन्वेस्टिंग, इवन यू आर स्पेंडिंग टाइम विथ नो मच रिजल्ट ऑल्सो, दैट्स इन्वेस्टमेंट, दैट्स द लर्निंग। एंड कौन कह सकता है कि कल 2 साल के बाद यहाँ से कोई 1-2 स्टार्टअप निकले जो कोई हमारा नेशनल लेवल में या फिर यूनिकॉर्न लेवल तक भी पहुँच जाए, है ना? हो भी सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। यही तो होता है आइडिया। मैं भी आज आपके पास एक आइडिया है, कल और दूसरा आइडिया भी आ जाएगा, है ना? यू विल अबंडन द एग्जिस्टिंग वन, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ए न्यू आइडिया। सो कीप योर आईज, माइंड एंड योर ईयर्स ओपन, एंड जितना जहां से हो सकता है आप नॉलेज को ग्रैब करो, सीखो, कोशिश करो, एंड देन सेट योर गोल एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर्स। कंपैरिजन करना छोड़ दो, आप खुद के साथ कंपैरिजन करो, डोंट कंपेयर विथ अदर्स, डोंट कंपेयर विथ अदर्स, नॉर इन स्टडी, नॉर इन परफॉर्मेंस, nowhere. Only compare that you are improving compared to yourself taking the previous performance as a benchmark. Don't compare what she is doing, that you are better than her or not, something. Don't compare with others, compare with yourself. Compare that this year you are in this position, next year you are in that position, so you have improved or not. So far you are improving, you are in the right track. Okay, so I hope you all will agree with my point and cheer for our future success. Okay, thank you all. Thank you, sir.